प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः अर्थशास्त्र के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत बैंकों का इतिहास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड तथा हरित क्रांति और मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाहित किया गया है तथा इसी के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब शुरू करते हैं हम बैंकों का विकास। बैंकों का विकास में देखेंगे भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, भारत में इसके पहले कोई बैंक नहीं था और यूरोपियों द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में और इसके जो संस्थापक थे वह अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा यह स्थापित किया गया था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था। याद रखिएगा, यह असफल रहा। पुनः अब आगे देखेंगे कि फिर क्या प्रक्रिया किया जा रहा है। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ जो कि मद्रास, मुंबई और चेन्नई में ब्रिटिश प्रेसिडेंसियाँ थीं और इन तीनों जगहों पर यूरोपियों का पूर्ण रूप से अधिकार था। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी में 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, इन तीनों जगहों पर 3 बैंक इन तीनों नामों से स्थापित किए गए। इसके बाद पुनः 1921 में इन्हीं तीनों बैंकों को मिला करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। याद रखिएगा, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किससे की गई है? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिला करके 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब पुनः इसका 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका नाम भी क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस समय वर्तमान में जो स्टेट बैंक चल रहा है और इसकी भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं तथा भारतीय बैंकों में विश्व में भी स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं वर्तमान समय में हैं। अब आगे देखेंगे पुनः क्या प्रक्रिया हुई थी शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो 1860 ईस्वी में एक अधिनियम द्वारा इसे कहा गया सीमित देयता अर्थात लिमिटेड, जिसको हम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। लिमिटेड के आधार पर बैंकों को स्थापित करने का नियम बनाया गया 1860 ईस्वी में। तो लिमिटेड, अब लिमिटेड के आधार पर तमाम बैंक बनाए जा रहे हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1865 में हुई। अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसकी स्थापना 1881 में हुई। अवध कमर्शियल बैंक, इसकी भी स्थापना 1881 में हुई। और पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में तथा पीपुल्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1901 में हुई। ये सब स्थापित किए जा रहे हैं जो है 1860 के सीमित देयता अधिनियम के आधार पर स्थापित किए जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे इन बैंकों में विशेषताएं क्या थी। अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, अर्थात भारतीयों ने इसे संचालित किया और यह पहला बैंक था। और पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक था। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो अवध कमर्शियल बैंक है इसमें कुछ भारतीयों को लगाया गया और भारतीयों ने उसको संचालित किया, लेकिन बनाया गया था यह यूरोपियों द्वारा ही, जबकि पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीय और देश का ये पहला बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। आगे देखेंगे 1913 से 1917 में भारत में वित्तीय समय का संकट था। अब इसमें क्या हुआ? वित्तीय समय का संकट था, याद रखिएगा 1913 से 1917। तो कुछ निष्क्रियता आई बैंकों के क्षेत्र में। अब रिजर्व बैंक आरबीआई, अब आरबीआई की स्थापना कब हो रही है, इसकी प्रक्रियाएं क्या है? 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच एजेंसी का गठन किया गया। इस एजेंसी के आधार पर या इस समिति के आधार पर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1935 से 5 करोड़ की पूंजी के साथ 1 अप्रैल 1935 से 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ यह कार्य करना शुरू किया। यानी इस प्रकार से माना जाए कि रिजर्व बैंक में सबसे पहले कितने रुपए थे?
5 करोड़ रुपए थे और वर्तमान समय जो हमारा आरबीआई चल रहा है इसमें शुरुआती में 5 करोड़ थे। और किस अधिनियम के तहत बना था? 1934 के तहत बना था और 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू कर दिया था। अब इसके जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे और ये 1935 से लेकर के 1937 तक थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर सर सीडी देशमुख थे, यह 1943 से 1949 तक थे। वर्तमान समय में भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक, और वर्तमान समय में जो पहले इसका कार्यालय था आरबीआई का वह कोलकाता में था। वर्तमान समय इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है और इसके अन्य जगह भी कार्यालय हैं जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, यानी 4 जगह। वर्तमान में दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में इसके कार्यालय हैं, लेकिन मुख्य कार्यालय इसका मुंबई में है आरबीआई का। अब नोट निगम अर्थात नोटों को निकालने का, उसको जारी करने का अधिकार किसके पास है? 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़कर, 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़ करके सभी रुपए पर, जो भी 1 रुपये से बड़े हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये या 1000, 2000 जितने भी रुपए हैं सब पे आरबीआई का अधिकार है, यानी इन रुपयों को जारी करने का अधिकार आरबीआई का है। जबकि 1 रुपये तथा उससे कम मूल्य के सिक्कों को हस्ताक्षर करने और जारी करने का अधिकार है वित्त सचिव का। याद रखिएगा, वित्त सचिव, जो वित्त सचिव होता है वह 1 रुपये या उससे कम मूल्य के सिक्के जारी करता है, वित्त सचिव, और 1 रुपये से बड़े आरबीआई। आरबीआई के पास स्वर्ण एवं विदेशी, आरबीआई के पास स्वर्ण विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। यह नियम निर्धारित किया गया है 1957 से यह नियम बनाया गया है। इसका पहले मुख्यालय कोलकाता में था, 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। याद रखिएगा, इसके पहले 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी, परंतु आरबीआई की स्थापना हो नहीं पाई थी और पुनः 1931 के तहत अधिनियम 1934 में बना और 1935 से कार्य कर रहा है। अब देखेंगे कुछ अन्य बैंकों को जो वाणिज्यिक बैंक है, जिसे व्यवसायिक बैंक कहते हैं। रिजर्व बैंक के अलावा अन्य जितने भी बैंक हैं उनको हम वाणिज्यिक बैंक या व्यवसायिक बैंक कहते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पूर्वांचल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब वाणिज्यिक या व्यवसायिक बैंक कहे जाते हैं। तो ऐसे कुल 14 बैंकों को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 14 बैंकों का, और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखेंगे कुछ प्रश्नों को जो इन पर आधारित प्रश्न है। 1 रुपये का नया प्रतीक किसने दिया? तो 1 रुपये का नया प्रतीक डी उदय कुमार ने दिया और 15 जुलाई 2010 से भारत सरकार ने इसे अपना लिया। ये नया प्रतीक है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में कब आई? मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 में आई। रुपे कार्ड किसके द्वारा शुरू की गई? रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई। अब आगे देखेंगे हम दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसकी शुरुआत भारत में 1964 और 65 में हुई। हुई कैसे? सघन पशु विकास कार्यक्रम। सघन से तात्पर्य है पशुओं की अधिकता से, अर्थात पशुओं की अधिकता की जाए तथा उत्तम किस्म के नस्लों, उनकी नस्लों में सुधार किया जाए। अच्छे किस्म के जानवरों को जैसे गाय और भैंस के अच्छे किस्म की नस्लों को लाया जाए जिससे अधिक उत्पादन दूधों का हो सके। तो इस प्रकार श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1964-65 में हुई। पुनः 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध विकास या दूध उत्पादन से है। इसके सूत्रधार जो हैं, अर्थात इसको लाने वाले या इसको प्रगति कराने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और जो ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण था 1970 से 78 ईस्वी के बीच था। इसका दूसरा चरण 1978 से 85 के बीच था और तीसरा चरण 85 से 90 के बीच था। यह है ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में चलाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। दुग्ध उत्पादन में भारत
विश्व में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। परंतु अमेरिका का दूसरा स्थान है उत्पादन में, लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता हम देखेंगे तो अमेरिका की ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भारत की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए दूध कम उत्पादन होने की बजाय भी प्रति व्यक्ति उपलब्धता अधिक है। हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में देखेंगे तो हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन ई बोरलॉग को है, और नॉर्मन ई बोरलॉग के प्रयासों से हरित क्रांति 1960 ईस्वी में आई। इनका श्रेय नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। और हरित क्रांति की संज्ञा विलियम गार्ड ने दी, और नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसका शोध कार्य मैक्सिको में किया। और ये वैज्ञानिक अमेरिकी थे, यानी जो नॉर्मन बोरलॉग थे ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने शोध कार्य कहाँ किया था? मैक्सिको में किया था। नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। शांति के क्षेत्र में क्यों दिया गया? क्योंकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था या नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए इनको इनके कार्यों के योगदान के लिए नोबेल दिया जाना जरूरी था। इसलिए शांति को आधार मान करके शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, याद रखिएगा, गेहूं पर पड़ा है, जबकि कुछ हद तक इसका प्रभाव धान पर भी पड़ा है। और यदि भारत में देखें हरित क्रांति का प्रभाव, तो भारत में हरित क्रांति जो है 1966-67 में आई, और यह नई कृषि नीति अपनाए जाने के फलस्वरूप हुई, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। तो इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, तीसरी वाली असफल क्यों हुई? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, अपलस सूखा पड़ा। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इन तमाम कारणों ने भारत को जो है हिला करके रख दिया। तो जब 3 वार्षिक योजनाएं आ रही हैं 1966 से लेकर के 69 तक, इस समय कृषि पर विशेष जोर दिया गया। तो कृषि पर विशेष जोर देने से क्या हुआ? नई नई नीतियाँ अपनाई गई, जिसके फलस्वरूप भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं गंगानगर आदि तक सीमित रहेगा, याद रखिएगा। जो हरित क्रांति कृषि में आई है यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी इसका विकास नहीं हो पाया है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हरित क्रांति का विकास हो पाया है। और अधिकतम किस पर हुआ है? गेहूं पर, और दूसरा किसका स्थान है? धान का स्थान है। आगे देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। अर्थात निजी माने होता है व्यक्तिगत व्यक्ति, और व्यक्तिगत व्यक्ति वह व्यक्ति सरकारी न हो, तो सरकारी न हुआ और सरकारी, इन दोनों को मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था की रचना होती है। इसके 3 रूप हैं। मिश्रित आर्थिक प्रणाली के 3 रूप हैं, याद रखिएगा, सार्वजनिक, निजी एवं संयुक्त। यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें प्राइवेट या निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी हो, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? अब देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। कोई भी संगठन जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कहलाता है। यहाँ सार्वजनिक का अभिप्राय सरकार से है, अर्थात सार्वजनिक वह क्षेत्र होता है जिस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो, उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखेंगे निजी क्षेत्र क्या है। निजी क्षेत्र, इसके अंतर्गत व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है। एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह इसके अंतर्गत हो सकते हैं। यानी यह जो संगठन होता है वह व्यक्तिगत एक व्यक्ति का हो सकता है या एक समुदाय का हो सकता है, लेकिन इसमें सरकार का अधिकार नहीं होता। इसमें पूंजी का संचालन एवं नियंत्रण निजी व्यक्ति के हाथ में संचालित एवं नियंत्रित होता है, उसको हम बोलते हैं निजी क्षेत्र, या इसको हम पूंजीवादी क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब कुछ प्रश्नों को देखेंगे इस पर आधारित। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया? रोलिंग प्लान या अनावृत योजना, जो कि 1978 से लेकर के 78 से 80 के बीच में चलाई गई थी 2 वर्ष के लिए, इसे रोलिंग प्लान या अनावृत योजना कहा जाता है। और यह सुझाव दिया गया था जी मिर्डल द्वारा, याद रखिएगा, 1978 से
1980 जब 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात मोरारजी देसाई अपने पद से हट गए, पुनः इंदिरा गांधी आई। उस समय 2 साल के लिए रोलिंग प्लान या अनावृत योजना चलाई गई थी और उसके प्रतिपादक कौन थे? जी मिर्डल थे। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग। भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ था। आगे देखेंगे, भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन सी है? खनिज एवं धातु व्यापार निगम भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, कहाँ पर होता है? ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक योगदान है। याद रखिएगा, इस समय वर्तमान समय लगभग 60% ऊर्जा के क्षेत्र में कोयले का ही योगदान है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया? अर्थात बोकारो इस्पात कारखाना किसके सहयोग से लगाया गया? सोवियत संघ, रूस से। तो सोवियत संघ 1991 तक सोवियत संघ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ में मुख्य रूप से किसका योगदान था? रूस का था और इसका 1991 में विघटन हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व अर्थात साथ साथ मिलजुल कर काम करना क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। यदि दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं, क्या क्या दुगनी हो जाएं? कीमतें, मौद्रिक आय, कीमत भी बढ़ जाए और मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिएगा, यदि किसी समयावधि में मौद्रिक आय नहीं, हमारा कुल मूल्य अगर 100 रुपये हम कमाते हैं वह 200 रुपये हो जाए, लेकिन अगर मूल्य भी दुगना हो जाए, यानी जो 100 रुपये का सामान था वह 200 रुपये हो जाए, तो इससे आय अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आय के साथ साथ क्या हुआ? कीमतें भी दुगनी हुई हैं, आय दुगनी हुई, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया है? महबूब उल हक, यह पाकिस्तानी के थे जो है, और इन्होंने मानव विकास की सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, यानी किसके द्वारा? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, अक्सर करके ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन या आकलन या अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है या गणना किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने पहलुओं या क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में या पहलुओं में बांटा गया है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य एवं वानिकी। वानिकी से तात्पर्य है वन या जंगल, इसमें पेड़ पौधे सम्मिलित हैं। तथा मत्स्य में मछली पालन, पशुपालन मतलब पशुओं का पालना और खेतीबाड़ी प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में इसका योगदान हमारे समस्त उत्पादन में सबसे कम है, जबकि भारत की आज़ादी के समय इसका योगदान लगभग 56% था और वर्तमान समय में इसका योगदान लगभग 14% घट करके हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है। अब देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपकरण, निर्माण उद्योग, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रासायनिक, एरोस्पेस में, अर्थात इस तरह से माना जाए तो उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। जो भी उद्योगों में बनाए जाते हैं ये द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इनका योगदान लगभग 26-27% है। तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन से ही बात करना या ऑनलाइन सूचनाओं को भेजना या सूचनाओं को प्राप्त करना, ये सब सेवा के अंतर्गत ही आते हैं। वित्त, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस समय हमारे औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का ही है और लगभग यह 60% प्लस हो चुका है और लगातार इसका योगदान बढ़ रहा है। तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही वर्तमान समय में है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था तात्पर्य है आयात निर्यात बंद, अर्थात न तो आयात किया जा रहा हो न तो निर्यात किया जा रहा हो, इसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। हिंदू
वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि, समृद्धि माने होता है विकास से है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। एक देश की राष्ट्रीय आय कितनी है या कितना उत्पादन होता है, इसका संबंध है हिंदू वृद्धि दर से। बॉम्बे प्लान योजना किस वर्ष प्रकाश में आई? याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान योजना किस वर्ष प्रकाश में आई थी? तो बॉम्बे प्लान योजना 1944 में प्रकाश में आई थी। बॉम्बे प्लान योजना क्या है? मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, जो कि इसके कर्ता धर्ता थे या मुखिया एक तरह से मान सकते हैं, आरदेशिर दलाल इसके मुखिया थे और यह 8 उद्योगपतियों का एक संगठन था और इन्होंने ये योजना प्रस्तुत की जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है 1944 में। 1943 में गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की? गांधीवादी योजना अर्थात गांधी के विचारधारा की योजना श्री मन्नारायण ने 1943 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। 1945 में जन योजना किसने प्रस्तुत की? जन योजना यमयन राय ने जन योजना 1945 में प्रस्तुत की थी। ये सब जो योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी के आधार पर आगे आने वाले समय में योजना आयोग की स्थापना हो रही है। याद रखिएगा, योजना आयोग इन सब योजनाओं का एक तुलना करके आगे 1950 में बनाई गई थी। 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हैरट डोमर मॉडल पर आधारित भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? हैरट डोमर मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। याद रखिएगा, पीसी महाल नोबिस। आगे देखेंगे, योजना आयोग और नीति आयोग कैसी निकाय हैं या कैसी संस्थाएं हैं? तो ये गैर संवैधानिक निकाय हैं, अर्थात एक समझौते के द्वारा क्या हुआ था? एक समझौते के द्वारा इनकी स्थापना की गई है और यह गैर संवैधानिक निकाय हैं। ये जो योजना आयोग है 2015 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।